माननीय सभागृह, माननीय सभापति, ऐवान की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं बेहद दुखी हूँ कि पिछले संसदीय सत्र से इस सत्र तक के अंतराल हमने बहुत कुछ खो दिया, जिसकी पूर्तियां होना असंभव। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि क्षेत्र में अपनी अनोखी संशोधन करने वाले एमएस स्वामीनाथन जी का हाल ही में निधन हो गया। स्वामीनाथन जी, जो कि देश के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था को आकार देने में उनका एक अहम योगदान है। उनके इस कार्य को देखते हुए यह सदन हमेशा उनके आभारी रहेगा। मैं आज इस सदन में स्वामीनाथन जी के प्रति शोक प्रस्ताव रखता हूँ। धन्यवाद महोदय। इस ऐवान के एक सीनियर मेंबर एमएस स्वामीनाथन, जो हाल ही में फौत कर गए, इस मुल्क की ऐवान की सभापति के बतौर मैं उनके तय ताज़ियत पेश करती हूँ। उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स और राइट्स ऑफ फार्मर्स एक्ट 2001 को तैयार करने में अहम किरदार अदा किया। ज़राअत में उनकी शानदार खिदमत पर उन्हें बहुत से एजाज़ात और तारीफों से नवाजा गया, जिनमें 1987 में इंटरनेशनल फूड प्राइज के फातिह के तौर पर भी एजाज हासिल करना शामिल है। उन्हें 1966 में पद्मश्री, 1972 में पद्म विभूषण और 1989 में पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें मुख्तलिफ इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिनमें रेमॉन मैग्सेसे और एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी शामिल है। स्वामीनाथन जी बजाते खुद इस मुल्क के लिए बासे फख्र थे। एक बार फिर मैं उनकी तय ताज़ियत का इजहार करती हूँ। अब हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आज की कार्यसूची के तहत आइटम नंबर 1 के तहत ऐवान के स्पीकर का चुनाव होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ऐवान के सामने अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करें। धन्यवाद महोदय। महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने नवनिर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रस्ताव रखता हूँ। धन्यवाद महोदय। इजाजत है। अब मैं ऐवान में वोटिंग के लिए वजीर आजम मनस्वी पटेल की तरफ से पेश करता और अपोजिशन लीडर सय्यम गांधी की तरफ से हिमायत हासिल करता करारदाद पेश करूंगी। सवाल ये है कि इस ऐवान के मेंबर मोहम्मद सैफ को इस ऐवान का स्पीकर चुना जाए या नहीं। जो मेंबरान हक में है वह हाँ कहे, और जो हक में नहीं है वो ना कहे। मेरे ख्याल में फैसला हाँ वालों के हक में हुआ, फैसला हाँ वालों के हक में हुआ, फैसला हाँ वालों के हक में हुआ। पेशकश कबूल की गई और मोहतरम मोहम्मद सैफ को इस ऐवान का स्पीकर मुंतखब किया गया। मैं मोहतरम मोहम्मद सैफ को अपना स्थान ग्रहण करने की दावत देती हूँ। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई शुरू की जाए। सभापति महोदय, मैं आज इस सदन
में एक फक्र की बात है। मैं आपके यानी मोहम्मद सैफ जी के इस सदन के सभापति के रूप में नियुक्ति के संदर्भ यह अभिनंदन प्रस्ताव रखता हूँ। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद मंत्री जी। प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद महोदय। माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम मैं आपका हम सभी की तरफ से अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि जिन चुनौतियों का सामना आपने किया है वह सच में अनुकरणीय है। मैं यहाँ मौजूद सभी सदस्यों को आपका परिचय कराना चाहूंगी। आप राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी हुआ करते थे, परंतु एक दुर्घटना ने आपकी जिंदगी की काया पलट कर दी। कुछ सालों पहले एक इमारत में आग लगी थी, जहां काफी बच्चे फंसे हुए थे, लेकिन आपने आपके बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उन बच्चों की जान बचाई और ये सच में साहसिक है। और इस घटना में दुर्भाग्यवश आपने अपना पैर खो दिया, लेकिन फिर भी आप समाज सेवा करते रहे। आपने दुर्घटना से ग्रसित बच्चों के लिए अनाथालय बनवाया, ट्रस्ट की स्थापना की और पूरे समाज में सामाजिक संदेश फैलाया। वर्तमान में संपूर्ण भारत भर आपके 60 से अधिक केंद्र संचालित है, जहां आज भी गरीब एवं पीड़ित जनजीवन के लिए सेवा प्रदान की जाती है। आपका ये कार्य समाज के लिए परोपकारी सिद्ध हुआ। इसी तरह आप देश की सेवा में अपना योगदान देते रहे, यही हमारी मनोकामना है। पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। स्पीकर महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस सदन के सभापति बने। जिस होशियारी से और जिस बहादुरी से आपने इमारत में फंसे बच्चों की जान बचाई है और जिस बहादुरी से आपने गरीबों की सेवा की है, वास्तव में वो बहुत काबिल तारीफ है और मैं इसके लिए आपका सच में शुक्रगुजार हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस आसन पर बैठकर आप समूचे देश को, समूची जनता को न्याय एवं मार्ग प्रकाशित करेंगे। मैं सभापति पद पर विराजमान होने के लिए आपका अभिनंदन तो करता ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ सत्ता पक्ष का भी उतने ही आदर से अभिनंदन करता हूँ एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस स्पीकर जी सैफ जी को इस सदन का स्पीकर बनाया। आपका पुनः पुनः अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वास्तव में देखा जाए तो ये क्षण मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं। देश की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, यही मेरा लक्ष्य रहा है। न्याय व्यवस्था मेरे लिए सदैव सर्वोपरि रही और भविष्य में भी रहेगी। जिस परिस्थिति एवं कठिनाइयों से मैं गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वह स्थिति किसी और नागरिक पर भी पड़े। इसलिए इस पद पर बैठना मेरे लिए काफी गर्व की बात है। मैं संपूर्ण स्वतंत्रता से एवं देशभक्ति मन में लिए इस भारत माता की निस्वार्थ सेवा करूंगा। किसी भी अधिकारी का ये कर्तव्य होता है बिना किसी पक्षपात के वह न्याय करे, जिसको पूर्णता की ओर ले जाने का मैं पूरा प्रयास करूं। देश का संविधान, समूच कायदे व्यवस्था एवं जनता को सर्वोपरि एवं हृदय स्थली मानकर अपने पद की गरिमा खंडित नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। आज की कार्यसूची में कार्य संख्या के अनुसार अब हम नवनिर्वाचित सदस्य नेहा भट्टाचार्य जी की शपथ की ओर अब बढ़ते हैं। नेहा जी। मेरे बाद पढ़िए। আমি নেহা জনগণের হাউসের সদস্য হওয়ার জন্য ঈশ্বরের নামে শপথ করছি যে আমি প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস ও অনুগত রাখব। আইন দ্বারা যে ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। ধন্যবাদ। मैं अब प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे नेहा जी का अभिनंदन एवं संक्षेप में परिचय करा दें। धन्यवाद महोदय जी। सर्वप्रथम मैं नेहा भट्टाचार्य जी का हम सभी की तरफ से अभिनंदन करती हूँ तथा यहाँ मौजूद सभी को नेहा जी के कार्य से अवगत कराना चाहती हूँ। बंगाल के मुर्शिदाबाद चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य नेहा जी पेशे से लेखिका और समाज सेविका है।
अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और कई निंदनीय रूढ़िवादी परंपराओं पर आवाज उठाई है। वे आज भी नेहा जी अपने कार्य में डटी है। पिछले साल ही नेहा जी द्वारा लिखी गई स्त्री और स्त्रीवाद इस किताब को बुकर पुरस्कार मिला और ये सच में गर्व की बात है। कलम को अपनी ताकत बनाकर नेहा जी आज भी स्त्री विरोधी परंपराओं के खिलाफ लड़ रही है। उनके शौर्य और साहस को हमारा प्रणाम और इस सदन में चुनकर आने के लिए अभिनंदन। धन्यवाद। अब मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी मंत्रिमंडल का परिचय करा दें। धन्यवाद महोदय। सभापति महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री बिलाल अहमद और मेरे मंत्रीगण के साथी प्रधानमंत्री जी मनस्वी पटेल, गृह मंत्री माननीय राजेंद्र ठाकुर, वित्त मंत्री माननीय सृष्टि रेड्डी, शिक्षा मंत्री कुमारी दिव्या अडवाणी, अल्पसंख्यक मंत्री माननीय सुमित त्रिपाठी, कृषि मंत्री माननीय नामदेव शिंदे एवं हमारी नवनिर्वाचित सदस्य नेहा भट्टाचार्य जी। धन्यवाद। अब मैं नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करता हूं कि वे अपने साथी सदस्यों का परिचय करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष सैयद नादिर एवं हमारे गठन नेता अभिजीत ताबे, हमारे चीफ व्हिप अशफाक सिद्दीकी, हमारी सदस्य साची डिसूजा, हमारे सदस्य हर्षद चड्डा, हमारे सदस्य अरुण बिजौर और हमारे सदस्य गायत्री जोशी। धन्यवाद। अब हम प्रश्नकाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 207। सम्मानीय सांसद अभिजीत तागड़े पाटिल जी अपना प्रश्न सभा के समक्ष रखेंगे। जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। या ठिकाणी तुम्ही मला प्रश्न मांडण्याची संधी दिली, नाहीतर वेळोवेळी या सरकारकडून या सत्ताधाऱ्यांकडून आमचे प्रश्न दाबण्यात आलेले होते। अध्यक्ष महोदय, आपण आता देशाचे महान शास्त्रज्ञ MS स्वामीनाथन यांना श्रद्धांजली वाहिली, मात्र त्यांनी केलेल्या कामाचा या सरकारने वेळोवेळी नजरच केल्यामुळे महोदय विलेखी शेतकऱ्याचाच मुद्दा आहे आणि शेतकऱ्यांच्या भावना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे। महोदय, पिकाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50% ज्यादाचा भाव ही महत्त्वाची शिफारस लागू करावी। सोबतच बियाण्यांची किंमत कमी ठेवता येईल या दृष्टीने प्रयत्न करावे। भारतभरातील शेतकऱ्यांना 4% व्याजदराने कर्ज वाटप करण्यात यावे आणि कृषी मूल्य आयोगाचे जे किमान आधारभूत काढण्याचे सूत्र आहे यात बदल करावा। जसे की A2 + FL + C2 हे सूत्र आणखी व्यापक करून पिकांचा खर्च काढावा। या सरकारने स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या सगळ्या शिफारशी लागू करण्याचा थोडाही प्रयत्न केलेला नाही। अध्यक्ष महोदय, कदाचित या सरकारने आधीच जर या शिफारशी लागू केल्या असत्या तर भारतभरात जे शेतकऱ्यांचा आत्महत्याचे एवढे मोठे प्रमाण आहे ते एवढे मोठ्या प्रमाणात वाढले नसते। अध्यक्ष महोदय, ऐकून घ्या महोदय, ऐकून घ्या, आधी ऐकून घ्या। सदस्य 5 डिसेंबर 2023च्या NCRBच्या अहवालानुसार दररोज 154 आकडा नमूद ठेवा, दररोज 154 शेतकरी या भारतात आत्महत्या करत आहेत। हे या सरकारला दिसत नाहीये का या सरकारला हे बघायचंच नाहीये? अध्यक्ष महोदय, या उलट जेव्हा हे सरकार सत्तेत आलं तेव्हा या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात या सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं। त्यात या सरकारनं सांगितलं की या आयोगाने दिलेल्या शिफारशी कशा लागूच होऊ शकत नाही। यानंतर या सरकारचे मनसुबे कसे शेतकरी विरोधी आहेत हे सरकार वेळोवेळी दाखवून देत आहे। अध्यक्ष महोदय, आणि हे सरकार स्वामीनाथन यांच्या मृत्यूचं देखील राजकारण करत आहे आणि हा सरकारचा निव्वळ ढोंगीपणा आहे। अध्यक्ष महोदय, या सरकारचं एका ओळीत वर्णन करायचं झालं तर जरूरत पडे तो बहा लेते हैं मगरमच्छ के आंसू भी, ये कलाकार तो बड़े लाजवाब होते हैं। जब मरते हैं सीमा पे जवान और खेतों में किसान, जब मरते हैं सीमा पे जवान और खेतों में किसान, तब जाके इनके राजनीतिक ख्वाब पूरे होते हैं। आप सीधे प्रश्न पर। अध्यक्ष महोदय, मला या सत्ताधाऱ्यांना एकच प्रश्न विचारायचा आहे की हे सत्ताधारी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी कधी लागू करणार?
माननीय कृषि मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। ये विपक्ष नेता जब सत्ता में थे तब तो किया कुछ नहीं और अब हमारे सरकार के अच्छे कामों पर सवाल उपस्थित कर रहे हैं। ये सरकार आप ही के सवाल है। इस सरकार के बारे में अगर बोला जाए तो जिन सरकार की आंखों के आगे किसान पेड़ पे झूल गया, देखो आईना तुम भी, कल जो किया वो भूल गया। बात भूल लीजिए, हमारी बात भूल लीजिए। सदस्य अभिजीत जी, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ सवाल हम भी आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ही के सरकार में स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में यह आयोग बैठा था और आप ही के कार्यकाल में कमेटी की रिपोर्ट आई थी और आप ही के सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट को ठुकराया था। बल्कि बात सुन लीजिए, ये तो ऐसी बात हो गई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के सभी किसानों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भले ही हम इस कमेटी के रिपोर्ट को लागू नहीं किया, लेकिन यह सरकार कमेटी के कई सिफारिशों को लागू कर रही है और अंततः विपक्ष नेता को किसानों को प्रति कुछ कहना चाहते हैं। दिल में बसती है जिसके भारत माता, दिल में बसती है जिसके भारत माता, वही किसान है हमारे देश का भाग्य विधाता। बात ध्यान में रखिए विपक्ष नेता। जय जवान जय। सांसद, आपको भी आपकी बात रखने का मौका मिलेगा, कृपया धैर्य रखें। अब हम प्रश्न क्रमांक 208 की ओर बढ़ते हैं। सम्मानीय सांसद साची डिसूजा अपना प्रश्न सभागृह में उपस्थित करेंगे। Thank you, Honorable Speaker. Respected Speaker, we say again and again that India is a community of villages wherein the population of people with low income is large. But about 40 crore people are below the poverty line, which is about 14.96% of India's population is still considered as poor under your government. Different types of funds were raised for constructing buildings, monuments and what-not. But would you even bother sharing a single penny to a needy poor family? I don't understand the point, the agenda and the purpose of this government and whether this government is for the poor or not. Because it will talk about buildings, ships, highways, but will keep complete silence on issues related to petrol, gas, urea and edible oil. Does the life of these poor people mean nothing to them? It is an irony, sir, that India is named in the list of 12 nations with the highest inflation in the world. Listen to me first, listen to me first. I have the statistics with me, listen to me first. Within the year 2023, pay attention, within the year 2023, the rate of inflation took a very rapid increase. It was 3.48% in May 2023 and rapidly increased to 6.83% in August 2023, which is about double of the inflation rate in May 2023. In everyday life, the prices of petrol and diesel have skyrocketed. I would like to present some factual numbers here in front of you all. The price of petrol in Amritsar is 108.10 rupees per litre. Domestic gas has reached 1061 rupees. Urea has reached 400 rupees and edible oil has reached 150 rupees. The prices are just unbelievable to be true for the poor. If you do not reduce inflation, then I would say that you should leave the government. You should leave the government. Members, please. Respected Speaker, my only question to the government is that when and how will you reduce inflation? Thank you. I request the Honorable Finance Minister to please answer this question. Thank you, Honorable Speaker. The situation of inflation is now a global phenomenon, but our government is giving our best to reduce the inflation rate. Currently, the inflation rate in India also appears to be somewhat low, and the poverty that the opposition is talking about, for those poor people, we have given gas cylinders under Ujjwala scheme. Under this scheme, over 1,46 lakhs below poverty line families in Uttar Pradesh, 88 lakhs in West Bengal, 85 lakhs in Bihar,
Tamil Members of the opposition. Nadu. Members, please maintain the decorum of the house. You all will get chance to present your questions and answer them simultaneously. Shridharji, not only this, there is an expansion of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana to issue 75 lakh LPG connections over the 3 years from 2023 to 24 to 2025 to 26. So many accounts were opened under Ujjwala Yojana. Under Jan Dhan Yojana, 10.34 crore Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts are active as of December 6, 2023. And amongst this, 4.93 crore accounts belong to women. Under Mudra scheme, a total of rupees 27 crore Mudra loans have been disbursed to women beneficiaries so far. Also, more than half of the 40 crore loans given under Mudra have been given to scheduled caste, scheduled tribe and other backward class entrepreneurs, while 21% of the total loans have been sanctioned to new entrepreneurs. All facts and figures are given under the statistics. Respected Speaker, I would like to inform the honorable members that this government is for the poor. It is for the poor. We have Members of the opposition. done all the Respected things mentioned members. over here. It is for the common people. We always take steps from the perspective of the poor. Therefore, even as our opponents continue to accuse us of overindulgence, we consider it from the viewpoint of lack of overindulgence. Thank you. अगला प्रश्न क्रमांक 209। सम्मानीय सांसद अशफाक सिद्दीकी जी सभा के समक्ष अब अपना प्रश्न रखेंगे। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका इनायत किया। स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो एक इंतहाई हसास और सुलगते हुए मसले की तरफ करना चाहता हूं, और वो मसला हमारे ही वतन अजीज और हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान और उसका अटूट हिस्सा मणिपुर का है कि चंद महीने पहले जो कुछ हुआ, जिस तरह से इंसानों ने इंसानों को ही कत्ल किया, जिस तरह से माओ की गोद सुनी की गई, इज्जतें पामाल की गई और मासूम बच्चों को यतीम किया गया और न जाने सैकड़ों खातून के सिंदूर पोंछे गए। लेकिन अफसोस, उन वहशतनाक हालात के बावजूद ये मरकजी हुकूमत सो रही थी। अफसोस कि उनको देखकर, इनका रवैया देखकर ऐसा लग रहा था कि इनको मणिपुर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई सरोकारी नहीं। स्पीकर साहब, मैं इस सदन में पूछना चाहता हूं, इस ऐवान में पूछना चाहता हूं कि क्या मणिपुर की आवाम ये हुकूमत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है? क्या मणिपुर की जनता इनको अपना कीमती वोट देकर इसलिए इस ऐवान में बिठाया था कि उनके साथ इस तरह का गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया जाए? स्पीकर साहब, इस ऐवान में मैं बताना चाहता हूं कि इंसाफ पसंद समाज के लिए ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है कि एक तरफ तो आप अखंड भारत की बात करते हो, एक तरफ तो आप सुन लीजिए, मैं आप पर्दाफाश करने की मंत्री जी पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा हूं, सुन लीजिए थोड़ा सा सब्र रखिए कि एक तरफ तो आप अखंड भारत की बात करते हो, एक तरफ तो आप सर्वश्रेष्ठ भारत की बात करते हो और एक तरफ अपनी आवाम को लड़ने मरने कटने के लिए छोड़ देते हो। ये कैसा अखंड भारत है? ये कैसा सर्वश्रेष्ठ भारत है? स्पीकर साहब, मणिपुर मामले में मरकजी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और उसके लिए मेरे पास फैक्ट मौजूद है कि जहां 35 पुलिस थानों से AK-47 जैसे खतरनाक हथियार तक फसादियों ने लूट कर लेकर चले गए, और इतना ही नहीं, जिसका इस्तेमाल हमारी फौज के खिलाफ किया जा रहा है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए से इस ऐवान में बताना चाहता हूं कि वजीर दाखिला ने चिड़िया के खेत चुप जाने के बाद काफी देर से दौरा किया और वहां जाने के बाद लोगों को यकीन दिलाया, यकीन दहानी कराया गया, भरोसा दिलाया गया लोगों को कि हालात जल्दी दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हुकूमत ने अभी तक रिपोर्ट तक नहीं पेश की। सदस्य इसलिए मैं आपके जरिए से इस ऐवान में ये हुकूमत से पूछना चाहता हूं, सादा सा सवाल करना चाहता हूं कि उस बद से बदतरीन हालात का जिम्मेदार कौन है? आखिर आप बता क्यों नहीं रही है? आखिर आप बता क्यों नहीं रहे? जाहिर क्यों नहीं कर रहे हैं? हुकूमत के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर मैं एक शेर पेश करना चाहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, आप ऐसा नहीं मान रहे, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, आवाम की बात को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए अपने शेर के जरिए से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा?
अखंड भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत और बड़े बड़े वादों से, बड़ी बड़ी बातों से देश नहीं चला करता। हुकूमत को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे, तब जाके वहां के हालात दुरुस्त होंगे, तब जाके वहां के हालात दुरुस्त होंगे और लोगों को इंसाफ मिलेगा। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए से इस ऐवान में बता दूं कि इस सोई हुकूमत को मैं जगाना चाहता हूं और इससे अलग कुछ नहीं। आपके जरिए से ये हुकूमत मणिपुर के लोगों को इंसाफ दे, ये हुकूमत वहां के लोगों की फरियाद सुने, उनके तय ये हुकूमत एहसास दिखाए, वहां के लोगों को इंसाफ दिलाए। और अगर ऐसा नहीं कर सकती है ये हुकूमत, तो बराए करम मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए करम आप कुर्सी छोड़ दें, इस्तीफा दे दीजिए। सदस्य अगर आप हालात को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हुकूमत के इस अफसोसनाक सियासत पर मैं चंद अल्फाज कहना चाहता हूं कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? बहुत सत्ताधारी पक्ष कृपया धैर्य रखें। माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये प्रश्न जो भी पूछा गया वो तथ्य से कदापि मेल नहीं खाता। जो मणिपुर में निंदनीय घटना घटी उसका दुख हमें भी है। उस परिस्थिति का, उस घटना का हमारी सरकार ही नहीं बल्कि कोई भी समर्थन नहीं कर सकता महोदय। जो मणिपुर में निंदनीय घटना घटी उसका दुख हमें भी है। फिर भी मैं समाज के नाते हमें शर्म है कि वहां ऐसी घटना होती, बट उस पे राजनीति करना उससे भी शर्मनाक है मंत्री जी कृपया धैर्य प्रदान करें। अशफाक जी, आपको आपका प्रश्न पूछने का मौका मिला था, कृपया जवाब दीजिए। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, हमने सारी घटना की जांच करने के लिए एक समिति गठन करके उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया है। मेरे विपक्ष ने एक सवाल पूछा था कि हमने वहां की इंटरनेट सुविधा क्यों बंद कर दी। हाँ, मैं मानता हूं कि वहां की इंटरनेट सुविधा बंद कर दी, पर मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं, क्या यह चाहते कि जो एक राज्य में हुआ पूरे भारत पर हो? जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई उसके परिणाम पूरे भारत पर पड़े, भारत के हिस्से में बोलो। विपक्ष क्या चाहते हैं? सदस्य, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं महोदय, जिस महिला का वस्त्र हरण कर उसका वीडियो बना था वह पूरे भारत पर फैले, उस महिला की मान, सम्मान, अस्मिता को ढोल दे। विपक्ष क्या चाहते हैं महोदय? अगर किसी राष्ट्र या किसी प्रदेश में अगर हिंसा का माहौल होता है तो वहां हिंसा रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं ताकि हिंसा रोकी जा सके, और यह बात विपक्ष भूल रहे हैं। पहले आप सदस्य धन्यवाद महोदय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 210 गायत्री जोशी जी, अब आप सभा के समक्ष अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार साझा करने की अनुमति दी। महोदय, देश भर में आज सरकारी नौकरी के आस पाले हुए करोड़ों नौजवान अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष युवा पीढ़ी इस सरकारी सेवाओं में जाने के लिए कपाती है। महोदय, देश भर में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब छोड़ दिए जाए तो लगभग हर राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन सिलसिलेवार ढंग से प्रक्रिया को पूर्ण करने में असमर्थ महसूस होते हैं। महोदय, पिछले कई राज्यों में पद खाली होने पर भी कोई ठोस कदम उस राज्य की सरकार द्वारा उठाए नहीं जाते। जैसे देश में अनेक सेवाओं का केंद्रीकरण करके सुलभ ढंग से वो प्रदान किए जाते हैं, उसी तरह से कोई सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाकर या यूपीएससी के माध्यम से ये प्रक्रिया करवाई जा सकती है। मैं इस सरकार से ये विनती करती हूँ कि हम क्या इस सदन से उन युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, क्या इस पर कोई गंभीर विचार हो सके ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उनको अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए मदद हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय शिक्षा मंत्री जी, अब आप इस प्रश्न का समाधान दीजिए। महोदय, माननीय सदस्य जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में प्रश्न उपस्थित किया है। अध्यक्ष जी, ये विषय सीधा शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बात बताना चाहूंगी महोदय, ये विषय राज्य और केंद्र दोनों की सूची में आने वाला विषय है। इस पर केंद्र सरकार सीधे दखल नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि यूपीएससी के या कोई नई सेंट्रल नोडल एजेंसी के माध्यम से उसमें
किया जा सकता है। महोदय, एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि राज्यों की सर्विस कमीशन की तुलना में यूपीएससी अच्छी तरीके से प्रक्रिया कराती है। इसमें एक चीज हो सकती है, यूपीएससी और राज्य सेवा आयोग में समन्वय करा के इस परिस्थिति पर काम हो सकता है। अगर राज्य सरकारें पहल करें तो यूपीएससी के माध्यम से उसमें बेहतरी के लिए कार्यक्रम बनाने को लेकर केंद्र सरकार सकारात्मकता से प्रयत्न करेगी। धन्यवाद महोदय। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अब इस सत्र में कुल 11 सांसदों ने प्राइवेट बिल पटल पर रखे और सरकार की ओर से एक सामान्य विधेयक चर्चा के लिए उपस्थित है। आज की समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम एक प्राइवेट बिल और एक पब्लिक बिल पटल पर रखेंगे। आज की कार्य संख्या सूची में क्रमांक 3 के तहत सरकार की ओर से एनईपी बिल रखा जाएगा। माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह बिल को पूर्ण स्थापित करें। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। मैं एनईपी बिल इस सदन के पटल पर चर्चा के लिए रखना चाहती हूँ। अब प्रश्न ये है, माननीय सदस्य द्वारा सदन में उपस्थित एनईपी बिल चर्चा के लिए रखा जाए या नहीं। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे और जो विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में। बिल स्वीकृत किया गया। माननीय सदस्य, अब आप बिल सदन के सामने रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देखिए शिक्षा की बात कौन कर रहा है, जो खुद कोसों दूर है शिक्षा से। आपके प्रधानमंत्री के पास डिग्री है। नेहा जी, आपने अभी कहा कि एनईपी बिल पटल पर रखा है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप अपनी डिग्री दिखा सकते हैं? सदस्य माननीय सदस्य सभागृह की गरिमा का ध्यान रखें। माननीय सदस्य हर्षद चड्ढा जी, ये कैसा बर्ताव है? ये हमें कतई मान्य नहीं। आप हमें बार बार मजबूर कर रहे हैं। सभापति जी, विपक्ष के नेताओं के द्वारा बार-बार संसद की गरिमा को भंग किया जा रहा है और ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि लोकसभा नियम 373 के तहत सदस्य हर्षद चड्ढा जी को इस सदन से पूर्ण समय के लिए निलंबित किया जाए। माननीय मंत्री जी, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। मैं सदन के सदस्य हर्षद चड्ढा को लोकसभा नियम 373 के तहत निलंबित करता हूं। किस बात के निलंबन? यदि यह सदन प्रश्न को उपस्थित करने के लिए बनाई गई है तो मैं जनता का प्रश्न रख रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है? सदस्य मार्शल, निलंबित सदस्य हर्षद चड्ढा को सभागृह के बाहर ले जाया जाए। अभिजीत जी, क्या आपको भी निलंबित करना है? सदस्य, आप कार्रवाई के बारे में हमें ना सिखाए तो बेहतर। माननीय सदस्य नेहा जी, आप भी। जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं समझती हूँ कि पहले ही हमारी शिक्षा नीतियों में ये बदलाव हो जाने चाहिए थे, पर खैर हम इसका श्रेय ना लेते हुए इसे पेश करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके सामने देश के भवितव्य को अधिक शक्तिशाली बनाने वाला बिल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, इस संदर्भ में मुझे अधिक प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। जो शिक्षित होंगे वो इस बात को समझ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मातृभाषा एक विद्यार्थी के जीवन में एक माँ की तरह काम करती है, जो उसे सभी प्रकार के अनुभव बयां करने में मददगार होती है। परंतु पुरानी शिक्षा पद्धति में मातृभाषा को बढ़ावा नहीं दिया जाता एवं वर्तमान शिक्षा पद्धति में टेक्नोलॉजी को अधिक बढ़ावा नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, भारत में 10+2 अर्थात 10 साल का प्राथमिक शिक्षक और फिर 2 साल का सेकेंडरी एजुकेशन है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए शिक्षण पद्धति में उनका आईना दिखाई देता है, लेकिन महोदय आज का युवा जागृत हो चुका है।
युवा पीढ़ी अपनी रुचि के हिसाब से आगे बढ़ना चाहती है और इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं बाधाएं आती है। इसलिए हम नई शिक्षा प्रणाली को अधिक सुधार एवं नवीनतम रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसके प्रावधान कुछ इस प्रकार के हैं। इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सरकार 2 करोड़ से भी ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट छात्रों को दोबारा शिक्षा से जोड़ेगी। 5वीं कक्षा तक छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षण दिया जाएगा। इस नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को ऑल राउंड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर किया जाएगा, जिसके लिए 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस जैसी नई पद्धतियों को इस्तेमाल किया जाएगा। पाठ्यक्रमों को अधिक आसान बनाने की कोशिश की गई है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी उचित प्रमाणीकरण के साथ कभी भी प्रवेश कर सकते हैं एवं विकास भी कर सकते हैं। इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा और जेंडर इंक्लूजन फंड एवं स्पेशल एजुकेशन जोन के अंतर्गत स्कॉलरशिप्स भी दी जाएगी। संस्कृत और प्राचीन भाषाएं भारतीय सभ्यता को जपने जोर एवं पाली, पर्शियन, संस्कृत, प्राकृत जैसी भाषाओं को भी महत्व प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा स्वयं पोर्टल, जिसका फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, which is specially designed for access, equity and quality। ये ऐसा पोर्टल है महोदय जहां हमारे आने वाले भविष्य बिना किसी तकलीफ के ट्यूशन या स्कूल की तरह पढ़ सकते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब भी चर्चा के लिए खुला है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल अभी नेहा जी ने रखा है, सुनने में तो वास्तव में बहुत आनंद हुआ, परंतु भारतीय शिक्षा प्रणाली प्राचीन समय से श्रेष्ठ रही है और अभी भी श्रेष्ठ ही है। तभी तो भारत से विश्व भर में अनेक छात्र संशोधन, अभियांत्रिकी, स्पेस इत्यादि अनेक क्षेत्र में अपना तथा भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। फिर भी अन्य प्रावधान सटीक लगे, परंतु नेहा जी ने जो बात कही, रीजनल भाषाओं का प्रयोग इस शिक्षा प्रणाली में किया जाएगा, यह बात प्रत्यक्ष करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत देश में 700 से अधिक भाषा पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है और रीजनल भाषाओं का प्रयोग इस शिक्षा प्रणाली में किस तरह से किया जाएगा, यह बात मैं नेहा जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय नेहा जी, अब आप इस प्रश्न का समाधान कीजिए। जी, सराहना के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जिस प्रश्न को मेरे विपक्ष के साथी अरुण विजय जी ने उपस्थित किया है, उसे लागू करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है विजय जी। अध्यक्ष महोदय, सटीक प्लानिंग और सही पद्धति से लागू करने से हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे किसी प्रदेश की मुख्य भाषा को वहां का रीजनल लैंग्वेज समझा जाएगा और उस भाषा को कम से कम 5वीं कक्षा तक छात्रों को पढ़ाना अनिवार्य होगा, जिससे छात्रों का उस भाषा के प्रति लगाव जुड़ा बना रहेगा। और एक बात अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे विपक्ष के साथी ने कहा, छात्र वर्तमान शिक्षा पद्धति को अपनाकर विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बात सही है महोदय, लेकिन नई शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम उन्हें भारत में ही उचित आय के साधन उपलब्ध करा सकते हैं महोदय। वर्तमान प्रणाली में शिक्षा के साथ साथ उस शिक्षा के अनुभव की काफी कमी है महोदय, परंतु ये नवीनतम शिक्षा पद्धति सिद्धांतों के साथ साथ उनका जीवन में उपयोग कराने में अधिक कारगर रहेगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Seeing no questions from both the sides, now we will move towards the voting. Now the question arises: the bill presented by Neha Bhattacharya ji to be adopted or not? The people or the members of parliament in the favor, please say aye. Aye. The people against the bill, please say nay. Nay. In my opinion, the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. अब माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा उपस्थित प्राइवेट बिल पटल पर रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से पटल पर जातीय जनगणना विधेयक 2024 रखना चाहता हूँ। जी, अनुमति है। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, जब भी भारत में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जाता है, तब छल से इस मुद्दे को दबाया जाता है। जब भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जाता है, इस पक्ष में बैठे सरकार का दिमाग घूम जाता है।
मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि ये सरकार जातियों के नाम पे दंगे करा सकती है, यदि ये सरकार जातियों के नाम पे विरोध फैला सकती है, यदि ये सरकार जातियों के नाम पे नफरत फैला सकती है, तो क्या ये सरकार जातियों के नाम पे जनगणना नहीं करा सकती? क्या ये गलत बात नहीं है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके सबूत, इसके साक्ष्य आपको इतिहास में भी मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, यदि आपको सटीक नीतियां बनानी हो, यदि गरीबों के घर घर में आपको इस सरकार द्वारा जो पारित योजना है उनको पहुंचाना हो, यदि समान नेतृत्व प्रचलित करना हो और यदि भारत में फैले सामाजिक असमानताओं को दूर करना हो, तो ये जातीय जनगणना अतिशय आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जातीय जनगणना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसके साक्ष्य हमें इतिहास में भी मिलेंगे। आपने ऋग्वेद नाम के एक बहुत बड़े वेदों में श्रेष्ठ वेद का नाम सुना होगा, जिसके अंदर भी इस प्रकार के जातीय जनगणना के सबूत पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धिम तपो वपुः अष्टामाश्रित्यमानित्वम जनगणनायां विधीयते। ज्ञान, पूजा, बल, जाति इत्यादि सभी आधार पर जनगणना होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे इतिहास में ये सारी बातें हैं। मैं पूछता हूं सरकार से कि ये सरकार इस बात को क्यों इनकार कर रही है? अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, अकबर, हम जिसको सबसे अच्छा प्रशासनिक मानते हैं, जिसने अपने राज्य में बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान की है, उसने भी अपने राज्य की एक प्रशासनिक रिपोर्ट निकाली थी, जिसको आज हम आईन-ए-अकबरी इस नाम से जानते हैं। इस आईन-ए-अकबरी के अंदर भी धर्म, संपत्ति, जाति, इन सभी आधारों पर ये सारी जातीय जनगणना का उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, तो आप सोचोगे कि यार ये जो आपने सारी प्राचीन बातें कही, लेकिन नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी, प्राचीन रोम में भी इस प्रकार के विशेष जनगणना का उल्लेख मिलता है। 1931 में भी ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार की जातीय जनगणना की थी, जिसका उद्देश्य एकमात्र एक था कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं पारित हो रही है वो सभी जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं निकाल रही है और उसका प्रचार इतने जोरों से कर रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या कभी इन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की या देखने की कोशिश की कि जो आंकड़े अब वित्त मंत्री ने हमारे सामने प्रस्तुत करे, क्या वो सारी योजनाएं घर घर में पहुंची है? क्या वो सारी योजनाएं सत्ताधारी पक्ष कृपया धैर्य रखें। क्या वो सारी योजनाएं गरीबों के घर पहुंची है? नहीं। हमने जिनको अभी निलंबित किया गया, आदरणीय हर्षद जी चड्ढा, बहुत सीनियर हमारे सांसद हैं, उन्होंने भी, उनके सहकारी में हमने एक रिसर्च टीम बनाई और ये रिसर्च टीम के अंदर हमने उनके कुछ टीम के सहकारी दिए, जिनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप सिर्फ क्या करोगे, आप जो है गरीबों के घर में जाओगे, जो भी सरकारी योजना निकाल रही है, ये योजना प्रधानमंत्री सदस्य मुद्दे पर जी, मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। मुझे बस अपनी बात रखने की कोशिश, मुझे बात रखनी चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत देर से छुपी हुई है, जो अभी निकालनी जरूरी है। बहुत हमने घर घर तक गए, हम गरीबों के घर में गए और गरीबों के घर में जाकर उनसे पूछा कि क्या आपके पास इस सरकार द्वारा पारित सभी योजनाएं हैं? वो कहते नहीं, हमारे पास किसी योजना की कोई जानकारी नहीं है। ये उन्हें तो पता ही नहीं किस बात की। सुनिए, इसीलिए जो अभी वर्तमान में स्थिति है उसको देखकर कुछ चंद लाइनें कहता हूं। भाई साहब, सरकारी स्कूल अपनी किस्मत पे रोता है, सरकारी स्कूल अपनी किस्मत पे रोता है। अरे सरकारी अस्पताल हर वक्त बीमार रहता है, गरीब अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर पल मरता है, और ये देश का नेता जनगणना के नाम पे संसद में सोता है। आप क्या मुद्दे पर आएंगे? चलो ठीक है, सत्ताधारी पक्ष। जी, मैं अपनी बात पे आता हूँ। अब इसके लिए मैंने कुछ प्रावधान निकाले, उस प्रावधान मैं पटल पे रखना चाहता हूँ। इसके प्रावधान कुछ इस प्रकार से हैं कि भारत सरकार नवीनतम उपलब्ध तकनीकों और तरीकों का उपयोग करके एक व्यापक जातीय जनगणना संचालित करेगी। जनगणना समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर होगी। सभी व्यक्तियों को अपनी जाति या सामाजिक समूह की स्वयं पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि बाद में जो सरकार ये योजना निकालेगी वो वहां तक पहुंचे। उसके बाद इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य ये रहेगा कि ये उद्देश्य जनगणना की जाति आधारित जनसांख्यिकी पर डेटा एकत्र करना और जनगणना उम्र, लिंग, व्यवसाय जैसी अन्य प्रासंगिक जनसांख्यिकी जानकारी के साथ साथ जाति या सामाजिक समूह पर भी डेटा एकत्र करेगी। ये जाति जनगणना दौरान एकत्र किए डेटा को पूर्णतः गोपनीय और सुरक्षित रखा जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। इसके बाद इस डाटा की जो पहुंच है वो पहुंच सिर्फ अधिकृत अधिकारियों तक ही सीमित रहेगी, कोई भी उस डाटा तक नहीं पहुंच
पहुंच पाएगा, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डाटा रहेगा। इसके बाद ये जाति जनगणना डेटा का अनधिकृत खुलासा, यदि कोई जुर्रत करता है इसको अनधिकृत रूप में इसका खुलासा करने का, तो उसका जो दुरुपयोग है वो कानूनी दंड या कानूनी अपराध के अधीन होगा। सरकार समय समय पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और आवश्यक संशोधन भी करेगी, और ये विधेयक कानून बनने के तुरंत बाद लागू होगा। इसलिए गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए, इस सोए हुए सरकार को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं अध्यक्ष महोदय कि आप इस जातीय जनगणना संबंधित प्रस्ताव के लिए मंजूरी दें। धन्यवाद। सभागृह अब बिल चर्चा के लिए खुला है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बिल पर मैं हंसूं या विडंबना करूं, यह बात मेरे समझ से परे है, क्योंकि सदस्य। जो बिल विपक्ष नेता संयम गांधी जी ने रखा उसके अंदर तथ्यों पे बात हो रही है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिन वेदों और पुराणों के साक्ष्य संयम जी ने हमारे सामने रखे वो उस समय की उस स्थिति के अनुसार सही थे, किंतु अब हम लोकतंत्र के अमृत काल में जी रहे हैं, और जो साक्ष्य संयम जी ने हमारे सामने रखे वो उस समय में राजाओं एवं महाराजाओं के दृष्टिकोण से बनाए गए थे। और अगर इनको इतिहास की सही जानकारी ना हो तो इनको बता दो, विपक्ष को बता दो कि जिस समय की ये बात कर रहे हैं उस समय में जनता जातियों में विभाजित नहीं थी, केवल 4 वर्णों में विभाजित थी अध्यक्ष महोदय, केवल 4 वर्णों में। इसलिए तब जातीय जनगणना करना संभव था, परंतु अब आप, मैं और सब लोग जानते हैं कि जनता सैकड़ों जातियों एवं उपजातियों में विभाजित है। इसलिए यह बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है और जितनी सरल दिखती है, ये वास्तविकता में उतनी ही कठिन भी है महोदय। सदस्य आश्वासन दीजिए। आप बोलने तो दीजिए, आप पहले ही उठ रहे हैं। परंतु अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष की ओर से हम पर जिन आंकड़ों को लेकर ताना मारा जा रहा है कि योजनाओं के आंकड़े दिखाइए, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि संयम जी, अगर आपकी सुनने और समझने की क्षमता हो तो हमारे पास में सभी लाभार्थियों की सटीक संख्या उपस्थित है, जो कि सरकारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आप इसमें सदस्य वहां पर देख लीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मेंबर्स, मुझे लगता है कि इस बिल पर अभी बहुत सी चर्चा होना बाकी है, लेकिन दोनों ओर से आए सुझावों में काफी अंतर होने की वजह से अब हम एक दुविधा की स्थिति में पड़ गए। इसलिए बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जा रहा है। अगले सत्र में हम इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।